नमस्कार छात्र छात्राओं। कल की कक्षा में हमने ये देखा था कि किस प्रकार विश्व में अर्थव्यवस्थाओं को हम वर्गीकृत कर सकते हैं और किन किन आधारों पर विश्व की अर्थव्यवस्थाएं वर्गीकृत की जाती हैं। हमें मूल रूप से 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं सामने आती है: विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अविकसित अर्थव्यवस्था। अब एक एक करके हम देखेंगे कि विकसित अर्थव्यवस्था कहाँ है और किससे हम विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रख सकते हैं। अब विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में जो देश आते हैं, आप जानते ही हैं, पश्चिमी यूरोप के लगभग सभी देश, एशिया में जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये सारे जो देश हैं, ये कनाडा है, ये सब विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों के अंतर्गत आते हैं। अब छात्रों, ये देखना की बात है कि विश्व में जो अर्थव्यवस्थाएं विकसित है, उनकी क्या विशेषताएं होती है। पहली बात तो वहाँ विशिष्टीकरण मिलता है, यानी स्पेशलाइजेशन मिलता है, कार्यों का विशिष्टीकरण मिलता है, तीव्र गति से प्रौद्योगिक विकास होता है, तकनीकी विकास और वैज्ञानिक विकास के उच्च स्तर देखने को मिलते हैं। जीवन स्तर ऊंचा होता है। जीवन स्तर का मतलब कि प्रति व्यक्ति उपभोग ज्यादा है, प्रति व्यक्ति कंजम्पशन बढ़ जाता है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है, जिससे आपका सीधा सीधा जीवन स्तर ऊपर चला जाता है। इसके अलावा आर्थिक और सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी स्थिरता देखने को मिलती है। हमेशा आप देखेंगे कि जो विकसित राष्ट्र है वो राजनीतिक रूप से ज्यादा स्थिर है, और जो अस्थिर है राजनीतिक रूप से, वो राष्ट्र ज्यादा विकसित नहीं है। तो राजनीतिक स्थिरता वहां पर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार के कुछ जो उनके खास विशेषताएं हैं। संसाधनों की दृष्टि से या तो वे संपन्न हैं या फिर वे आयात और द्वारा अपने संसाधनों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। जिससे हम जानते हैं कि जापान संसाधनों में विकसित नहीं है, परंतु फिर भी आयात के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर कर वो अपनी आवश्यकताएं ले रहा है। हाँ, उत्पादन के साथ साथ वो व्यापार, वाणिज्य और परिवहन के क्षेत्रों में भी बहुत अधिक विकास कर चुके हैं। ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूरा कर रहे हैं। वहाँ जीवन स्तर ऊंचा है, प्रति व्यक्ति आय ऊंची, प्रति आयु जो है वो अधिक है, जीवनता अधिक है, वहाँ लोगों का स्वास्थ्य का स्तर अच्छा है। ये सारे जो पैरामीटर्स हैं वो ये बताते हैं कि ये देश विकसित है। और जैसा मैंने पहले बताया था कि वो द्वितीयक और तृतीयक आर्थिक क्रियाओं पर निर्भर है, ना कि प्राथमिक पे। प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं की जाती है, पर अर्थव्यवस्था उनकी द्वितीयक और तृतीयक आर्थिक क्रियाओं पर निर्भर है। तो ये उनकी खासियत है। मशीनीकरण का विकास हो चुका है। औद्योगिकरण, मशीनीकरण और तकनीकी विकास अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। साक्षरता उच्च है, शैक्षणिक विकास है, तकनीकी शिक्षा का विकास है, और वहाँ की जनता एक एसेट के रूप में विकसित की जा रही है, यानी वो न केवल शैक्षिक रूप से बल्कि तकनीकी रूप से भी संपन्न और सक्षम है। इस तरह के सारे जो विकास के पैरामीटर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। बहुत तीव्र गति से वृद्धि कभी भी किसी विकसित राष्ट्र में आपको देखने को नहीं मिलेगी। जनसंख्या वृद्धि में एक स्थिरता आपको विकसित राष्ट्रों में देखने को मिलती है, क्योंकि एक जीवन स्तर प्राप्त कर लेने के बाद वृद्धि धीरे धीरे रुक जाती है या कम हो जाती है। जो वृद्धि हो रही है अधिकतर माइग्रेशन की वजह से, क्योंकि आप जानते हैं कि जो विकसित राष्ट्र है वहाँ दूसरे राष्ट्र के लोग आकर बसना चाहते हैं और वहाँ आकर्षित होते हैं। तो वहाँ तो माइग्रेंट्स का नंबर बहुत बढ़ जाता है, यानी जो लोग वहाँ आकर बसना चाहते हैं उन लोगों का प्रतिशत कम होता है जो वहां से पलायन करना चाहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं पलायन के जो कारक है, यानी जो कारक आपको मजबूर करते हैं पलायन के लिए, वो आपका अविकास है या अवसरों की कमी है, जो वहां पर नहीं देखने को मिलती है। तो अवसरों की अधिकता है, जिस कारण वहां पर लोग पलायन करना नहीं चाहते हैं और दूसरे लोग देशों से पलायन करके लोग वहां बसने का प्रयास करते हैं। तो ये है आपका विकसित राष्ट्र। अब जब हम विकासशील राष्ट्रों की चर्चा करते हैं, तो हमारा देश तो है ही उस गिनती में। चीन भी अभी विकासशील राष्ट्रों की गिनती में आता है। इसके अलावा कुछ ब्राजील और मेक्सिको जैसे राष्ट्र इस गिनती में है। अफ्रीकी राष्ट्रों में अगर मिस्र को छोड़ दें तो कोई भी राष्ट्र विकासशील की गिनती में नहीं आता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया के कुछ राष्ट्र विकासशील की दृष्टि में आते हैं। कुछ पूर्वी यूरोपीय राष्ट्र भी विकासशील देशों की गिनती के अंदर आते हैं। अब विकासशील कौन है? विकासशील वो है जो ना तो अविकसित है और ना विकसित है, यानी कि संक्रमण काल में जो गुजर रहा है, यानी वो अविकसित नहीं कहला सकता और विकसित भी नहीं कहला सकता। अविकसित से विकसित की ओर जो बढ़ता हुआ राष्ट्र है वो विकासशील है, यानी वो उन तकनीकी स्तरों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है जिससे वह अपना स्तर विकासशील पर जा सके और वो विकासशील राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आ सके।
तो अब विकासशील राष्ट्र में समस्या क्या है? एक तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलती है। लगभग जितने भी विकासशील राष्ट्र हैं उनकी विशेषता है कि वहाँ जनसंख्या वृद्धि ज्यादा है और जनसंख्या का दबाव संसाधनों पर ज्यादा है, यानी संसाधन अपेक्षाकृत कम है, जनसंख्या ज्यादा है। इस दबाव की वजह से उनके पूरे प्रयासों के बावजूद भी उनके विकास की दर उतनी ज्यादा नहीं हो पाती है। संसाधनों की कमी न होते हुए भी जनसंख्या के दबाव से संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। अभी भी एक बड़ी मात्रा में जो संख्या है जनसंख्या की, वह प्राथमिक व्यवसायों से संलग्न है, यानी वो अभी भी कृषि और पशुचारण जैसे कामों में लगी हुई है, यानी प्राथमिक व्यवसाय कर रही है। हालांकि द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय के क्षेत्र भी यहाँ विकास करने की स्थिति के अंदर है, परंतु अभी जनसंख्या का केंद्रीकरण प्राथमिक व्यवसाय की तरफ है। रोजगारों की कमी है क्योंकि जनसंख्या का यहाँ पर दबाव है। इसके साथ साथ वित्तीय संस्थानों का उतना विकास नहीं हो पाया है। प्रौद्योगिकी अपने विकास के चरण के अंदर है और उन्नत स्तर को अभी प्राप्त नहीं हो पाई है। पूंजी का अभाव और तकनीक का अभाव इन राष्ट्रों की बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ नवीन तकनीक और उसके लिए पूंजी का अभाव देखने को मिलता है। कई ऐसे राष्ट्र हैं जो अपनी राजनीतिक अस्थिरता के कारण, सामाजिक समस्याओं के कारण भी विकासशील की श्रेणी में रखे जा सकते हैं, यानी उनकी समस्याएं दूसरी है जिनके कारण वो पूर्ण विकसित का दर्जा प्राप्त नहीं कर पाए। अब तीसरी कैटेगरी हमारे सामने आती है, वो है अविकसित राष्ट्र। अगर हमने भी बात की थी मिस्र को छोड़ दें तो लगभग सारे ही जो राष्ट्र हैं आपके अफ्रीका के, वो सारे अविकसित राष्ट्र हैं। ब्राजील, वेनेजुएला जैसे कुछ अगर दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों को छोड़ दें तो सारा दक्षिण अमेरिका अविकसित राष्ट्र में है। पेरू, बोलीविया ये कुछ विकासशील राज्य हैं। इसके अलावा आपका दक्षिणी एशिया में कई सारे राष्ट्र हैं जो अविकसित की श्रेणी में आते हैं। पश्चिमी एशिया को जान के दोस्तों आश्चर्य होगा कि पश्चिमी एशिया को हम अविकसित राष्ट्रों की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि वहाँ तकनीकी विकास नहीं हो पाया है, वहाँ की जनसंख्या का विकास नहीं हो पाया है। पेट्रोल के होने के बावजूद भी वहाँ की जनसंख्या का जो विकास का स्तर प्राप्त होना चाहिए वो विकास का स्तर प्राप्त नहीं हो पाया है। उन्होंने कोई प्रकार का औद्योगिक विकास नहीं किया है। सेवा क्षेत्रों में वो अपनी आवश्यकताओं के अलावा कोई विकास नहीं कर पाए हैं। व्यापार और वाणिज्य उनका पेट्रोल को अगर छोड़ दिया जाए तो नगण्य है, यानी वो किसी प्रकार का उत्पादन का निर्यात नहीं करते हैं या कोई विशेषीकरण उनका उत्पादन के अंदर नहीं है, किसी भी प्रकार का स्पेशलाइजेशन उनका अपना नहीं है। तो पश्चिमी एशिया जो कि पेट्रोल के कारण अभी विकसित राष्ट्र संपन्न राष्ट्रों में गिना जाता है मगर विकसित राष्ट्रों में नहीं गिना जाता है, ये कुछ अलग बात है। इसके अलावा ध्रुव के पास वाले जो कई स्थान हैं उत्तरी ध्रुव के पास के, वो भी इसके अंदर गिने जाते हैं। कई सारे जो द्वीपीय राष्ट्र हैं वो भी अविकसित की श्रेणी में गिने जाते हैं। अधिकतर पैसिफिक के द्वीप हैं और कुछ आपके हिंद महासागर के द्वीप हैं जो अविकसित राष्ट्रों की श्रेणी में गिने जाते हैं। अब इन अविकसित राष्ट्रों में ज्यादातर वो जगह है जो या तो भूमध्य रेखा पर है या रेगिस्तानों के अंदर है या वो बहुत ही ठंडे या बहुत ही गर्म स्थान है। ऐसी स्थिति में उनका विकास कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इन सभी समस्याओं के कारण वह विकास के स्तर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और अपनी समस्याओं के साथ जूझते रहते हैं। अब इन राष्ट्रों में दूसरी समस्या जो आती है वो वहाँ का सामाजिक समस्याएं हैं और वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता है। कई राष्ट्र जैसे अफगानिस्तान हुआ अपनी राजनीतिक अस्थिरता के कारण अविकसित राष्ट्रों की श्रेणी में है और अभी कोई भी संभावना नहीं है कि वो विकासशील की श्रेणी में आ जाए। सीरिया है, लेबनान है, कई सारे ऐसे पश्चिमी एशिया के राष्ट्र हैं जो यमन है, जो अपने संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, अपने विकास को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं अपनी राजनीतिक अस्थिरता के कारण। तो कई सारे मध्य एशिया के ऐसे राष्ट्र हैं जो अपनी अस्थिरता के कारण अपने विकास को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जनसंख्या का दबाव है, संसाधनों की कमी है और संसाधनों के उपयोग के लिए तकनीकी और प्रविधि की पूरी तरह से कमी है। पूंजी की कमी है जिससे विकास के अवसर खुल नहीं पा रहे हैं और चिकित्सा साधनों की कमी है जिससे उच्च मृत्यु दर और उच्च जन्म दर बनी हुई है, जिससे जनसंख्या में विशेष गुणवत्ता की कमी पाई जाती है। और सारे लोग, अधिकतर जो जनसंख्या है वो प्राथमिक व्यवसाय से जुड़ी है, मतलब द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय नहीं किए जा रहे हैं। तो सीधा सीधा अर्थ है जब आप द्वितीयक और तृतीयक कार्यों में नहीं संलग्न होंगे तो आप विकसित की श्रेणी में नहीं आ सकते, क्योंकि आप पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है और प्रकृति स्थायी समाधान नहीं है। मतलब जब तक हम खुद अपने समाधान को नहीं खोज पाते, हम अगर प्रकृति पर निर्भर करेंगे तो हमें निरंतर परिवर्तनों का सामना करना पड़ेगा। प्रकृति के साथ हमारी आय घटती और बढ़ती रहेगी। तो ये सारी समस्याएं राष्ट्रों को देखने को
मिलती है। तो हमने देखा कि 3 तरह के राष्ट्र हमारे सामने हैं, विकसित, विकासशील और अविकसित। अगली कक्षा में हम स्थानिक संगठनों की चर्चा करेंगे।